वेलकम बैक स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपकी जेनेटिक्स की सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट सेकेंड। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकेंड यूनिट है, शुरू करते हैं। आपकी सेकेंड यूनिट में जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वह है म्यूटेशन। म्यूटेशन का अर्थ होता है उत्परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन एक इस प्रकार का परिवर्तन है जो अचानक से ही होता है। अचानक से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ये अचानक से जो परिवर्तन होता है, अचानक से परिवर्तन ये जेनेटिकली रूप से होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरण भी होता है। ये होने वाला परिवर्तन जो मेंडल के बीज संयोजन का नियम होता है, मेंडल के बीज संयोजन के नियम के अलावा होने वाला उत्परिवर्तन है। मेंडल का बीज संयोजन का नियम ये निरंतर रूप से जो जनिक जो संयोजन है उनमें परिवर्तन के द्वारा निरंतर रूप से होता है, लेकिन उत्परिवर्तन किसी भी समय किसी भी स्टेज पर अचानक होने वाला परिवर्तन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने देखा था? उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने देखा था? उत्परिवर्तन को सबसे पहला देखा था हुगो डी ब्रिज ने। किसने देखा था? हुगो डी ब्रिज ने देखा था। देखा किसने था? हुगो डी ब्रिज ने देखा था ओर्निथियाना लेमार्कियाना। ये एक पादप है। इसे इवनिंग प्राइमरोज प्लांट भी कहा जाता है। यानी ओर्निथियाना लेमार्कियाना एक प्लांट है, इसे इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है। उसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? हुगो डी ब्रिज ने खोज की थी। ठीक है। अब ये उत्परिवर्तन अचानक होने वाला जन्नी कोशिकाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब उत्परिवर्तन किस किस प्रकार के हो सकते हैं? टाइप ऑफ है म्यूटेशन। टाइप से पहले आप देखिए नेचर ऑफ म्यूटेशन। नेचर ऑफ म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ म्यूटेशन की प्रकृति क्या है? ये म्यूटेशन कहाँ का हो सकता है? किस किस नाम से इसे जाना जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन किसे कहते हैं? सोमेटिक यानी कि सोम से अर्थ होता है काया या शरीर। यानी कि ऐसा उत्परिवर्तन जो कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। कायिक कोशिकाओं में होने वाले म्यूटेशन को सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो म्यूटेशन है वो देखो, वो म्यूटेशन आपका जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल यानी कि जनकी यानी कि जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? जर्मिनल म्यूटेशन कहेंगे।
एक म्यूटेशन होता है ज़ाइगोटैगिक म्यूटेशन, यानी कि जाइगोट की कोशिकाओं में अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ज़ाइगोटैगिक म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन गेमेटिक म्यूटेशन भी होता है। गेमेटिक म्यूटेशन क्या है कि हमें पता है कि नर और मादा दोनों के अंदर क्या बनते हैं? गेमेट बनते हैं, एग एंड स्पर्म बनते हैं। यानी कि एग फॉर्मेशन या स्पर्म फॉर्मेशन के समय होने वाला उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? गेमेटिक उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक म्यूटेशन की बात करते हैं, डोमिनेंस म्यूटेशन। यानी कि प्रबलतम म्यूटेशन। डोमिनेंट का क्या होता है? डोमिनेंट का अर्थ होता है प्रबलतम म्यूटेशन। जब उत्परिवर्तन के कारण प्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं, जब किसी उत्परिवर्तन के कारण प्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम डोमिनेंट म्यूटेशन से कहा जाता है। प्रभावी जीन का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, डोमिनेंट के बाद रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है? देखो, रिवर्स का अर्थ क्या होता है? बैक, वापिस। यानी म्यूटेंट के बाद कोई भी कोशिका जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है, फिर एक बार और म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन होकर वापिस उसी रूप में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिवर्स म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, एक म्यूटेशन होता है लेथल म्यूटेशन। लेथल का होता है घातक। लेथल का क्या होता है? घातक। यानी कि इस प्रकार का उत्परिवर्तन जिसके कारण जो जीव होते हैं, जीवों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती है वो प्रभावी होती है। जैविक क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती है, यानी म्यूटेशन के कारण किसी जीव की यदि जैविक क्रिया प्रभावित होती है, तो ये जैविक क्रिया जीव के जीवन के लिए घातक हो सकती है, जिसके कारण जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? लेथल म्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि जैविक क्रिया के कारण होने वाला म्यूटेशन क्या होता है? लेथल म्यूटेशन कहलाता है। एक है इंड्यूसिंग म्यूटेशन। इंड्यूसिंग का अर्थ होता है प्रेरित होने वाला। वैसे तो सामान्यतः जो म्यूटेशन होता है वो अचानक से अपने आप ही कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होता है, नहीं होता है, लेकिन बाह्य कारकों के द्वारा भी इस म्यूटेशन को उत्पन्न किया जा सकता है। और जो बाह्य कारकों के द्वारा यदि हम ये म्यूटेशन को उत्प्रेरित करते हैं, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के म्यूटेशन को हम इंड्यूसिंग म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक या उनके सेट में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होना या कमी हो जाना। वैसे हम जानते हैं कि किसी भी डिप्लॉयड एनिमल्स के अंदर गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं, तो इनके सेट की संख्या का बढ़ जाना या सेट की संख्या का कम हो जाना ये भी उत्परिवर्तन कहलाता है। और गुणसूत्रों में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय
उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये तो थे गुणसूत्र की नेचर, गुणसूत्र की नेचर। अब देखो एक पॉइंट की मैं और बात कर लेता हूं कि जो हम मुख्य रूप से, जो हम मेनली रूप से जो म्यूटेशन पढ़ेंगे वह म्यूटेशन है आपका जीन म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन है? जीन म्यूटेशन। मेनली जो पढ़ेंगे वो है आपका जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन या इसे पॉइंट म्यूटेशन या इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जीन में होने वाले संरचनात्मक व रासायनिक उत्परिवर्तन को, जीन में संरचनात्मक व रासायनिक उत्परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन कहते हैं। और जीन म्यूटेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होता है, इसलिए इसे पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बहुत ही छोटी सी संरचना के रूप में, यानी जीन बहुत ही छोटी संरचना होती है, इसलिए इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। अब ये जो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसके सामान्यतः लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के जो लक्षण यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि हमें पता है कि सभी जो जीन होती हैं, जीन होते हैं, वो जीन किसके बने होते हैं? जीन बने होते हैं डीएनए के। किसके बने होते हैं? डीएनए। ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि जो डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए सामान्यतः किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में सामान्यतः नाइट्रोजन बेस होते हैं, नहीं होते हैं? ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन बेस, यदि हम कहते हैं कि किसी भी कारण से या तो किसी न्यूक्लियोटाइड के हट जाने से या किसी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ जाने से या उसके प्रतिस्थापित हो जाने से, यानी कि हम कहेंगे यदि इनमें से कोई भी घटना घटित होती है, तो जो एमिनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसमें क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। जब उसमें चेंजिंग हो जाती है तो बनने वाले प्रोटीन, जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के अंदर भी क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। अर्थात सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इस प्रोटीन के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन किसके कारण होता है? डीएनए में होने वाले जो नाइट्रोजन बेस है, इनमें होने वाले परिवर्तन के कारण ही ये जीन म्यूटेशन होता है। ठीक है। अब देखिएगा जो जीन म्यूटेशन है वो कैसा होता है। दूसरी विशेषता देखिए, इसकी दूसरी विशेषता देखिए, जो जीन म्यूटेशन है वो सामान्यतः होते कैसे हैं? जीन म्यूटेशन सामान्यतः अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं। लेकिन कभी कभी ये क्या हो सकते हैं? प्रभावी भी हो सकते हैं। यानी कि जीन म्यूटेशन सामान्यतः क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो म्यूटेशन है ये प्रभावी भी हो सकते हैं। ठीक है। होने वाले परिवर्तन क्या हो सकते हैं? प्रभावी भी हो सकते हैं। अब देखिए ये जीन म्यूटेशन जो होते हैं सामान्यतः घातक होते हैं। कैसे होते हैं? घातक होते हैं। लेकिन ये इनके कुछ प्रभाव क्या हो सकते हैं? लाभदायी प्रभाव भी हो सकते हैं। इनके प्रभाव लाभकारी भी हो सकते हैं। यदि जीन म्यूटेशन जो लाभदायी प्रभाव है उनके द्वारा हम संकर किस्म उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर इस प्रकार के उत्परिवर्तन का हम क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। अब जीन म्यूटेशन जो होता है, हम कह सकते हैं कि जीन म्यूटेशन या तो किसी बाह्य कारक के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है या ये स्वतः उत्पन्न होने वाली परिघटना होती है। ये स्वतः उत्पन्न होने वाली
कर सकते हैं। लेकिन जो म्यूटेशन होते हैं उस मान से क्या होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं वो स्वतः ही उत्पन्न होने वाले होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीन म्यूटेशन स्वतः ही उत्पन्न होने वाले। अब देखिए जीन म्यूटेशन हम जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए एक सीक्वेंस होती है इस प्रकार की, डीएनए की एक इस प्रकार की सीक्वेंस है। इसमें देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में कहीं चेंजिंग होती है, यहाँ चेंजिंग हो सकती है, यहाँ चेंजिंग हो सकती है। हम कह सकते हैं कि डीएनए के किसी सिरे के ऊपर या किसी स्थान के ऊपर, डीएनए के किसी सिरे या किसी स्थान के ऊपर जो उत्परिवर्तन की दर है वह कुछ हो सकती है, और किसी सिरे पर उत्परिवर्तन की दर क्या हो सकती है, निम्न हो सकती है। अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो युग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी या बहुप्रभाविता वाले होते हैं। अधिकांश जो उत्परिवर्तन है वो क्या होते हैं, युग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी या बहुप्रभाविता वाले होते हैं। ये थे जीन म्यूटेशन के कुछ सामान्य लक्षण। अब देखिए अब जीन म्यूटेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से जीन म्यूटेशन हो सकता है। जीन म्यूटेशन की हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन किस किस प्रकार का हो सकता है। जीन म्यूटेशन टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन देखिए स्टूडेंट, हमने देखा है कि जो जीन म्यूटेशन होता है वो किसके कारण होता है, डीएनए में होने वाले परिवर्तन के कारण, यानी कि जो डीएनए में चयन होता है उसके कारण ही ये क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि डीएनए में जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड में होता है या नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस में होता है या नहीं होता है। उसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही जीन उत्परिवर्तन का कारण बनता है। अब देखिए स्टूडेंट कि डीएनए में परिवर्तन किस किस कारण से हो सकता है। आप देखिए हमने प्रोटीन सिंथेसिस के, जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हो तो आप देखते हो कि एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए अपने कंप्लीमेंट्री के रूप में क्या उत्पन्न करता है, अपने कंप्लीमेंट्री के रूप में क्या उत्पन्न करता है, एक आरएनए यानी एमआरएनए को उत्पन्न करता है। एमआरएनए पर क्या होते हैं, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनका कंप्लीमेंट्री क्रम क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर होता है। अब ये एमआरएनए के ऊपर स्थित जो कंप्लीमेंट्री चेन होती है इसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड, इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एमिनो एसिड क्या होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं। और जब एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक चेन बनती है, और वो चेन किसकी बनती है, प्रोटीन की चेन बनती है। तो उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो आपके इसमें न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में किसी कारण से कोई ना कोई इनमें चेंजिंग हो जाएगी, और चेंजिंग का कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या हो सकता है, या तो इंसर्जन यानी कि इसके अंदर कोई बीच में ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाना, या यहाँ से क्या हो जाना, डिलेशन हो जाना, क्या हो जाना, डिलेशन हो जाना, ठीक है। डिलेशन का अर्थ होता है वहां से कोई न्यूक्लियोटाइड का निकल जाना, या टोटोमेराइजेशन हो जाना, टोटोमेराइजेशन हो जाना। टोटोमेराइजेशन के कारण क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, या पूरा फ्रेम चेंज हो जाना,
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो डीएनए के अंदर किसी भी कारण से यदि चेंजिंग हो जाती है तो यह चेंजिंग किसका कारण बनती है? यह चेंजिंग उत्परिवर्तन का कारण बनती है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि डीएनए में जो परिवर्तन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, और डीएनए में होने वाला यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जीन उत्परिवर्तन के प्रकार कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि डीएनए में जो परिवर्तन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। डीएनए में जो परिवर्तन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डीएनए में दो परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। अभी हमने देखा था कि डीएनए में जो परिवर्तन है वो कैसे हो सकते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं कि डिलेशन के कारण हो सकते हैं, डिलेशन के कारण हो सकते हैं। यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड यदि डिलीट हो जाता है, देखिए ए सी जी टी ए, यानी कि इस प्रकार के क्रम से पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले इस प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यदि इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, यानी कि छुप जाता है या नष्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिलेशन कहा जाता है। इसे हम डिलेशन कहते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड है इंसर्जन। इंसर्जन का अर्थ होता है कि कोई ये डीएनए की चेन है, डीएनए की चेन में कोई अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड आकर कहीं भी जुड़ जाता है। जुड़ जाने से भी इस डीएनए में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और डीएनए में जो परिवर्तन होता है इसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन भी हो सकता है। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन का अर्थ होता है परिवर्तित होकर, यानी कि कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ से टूटा और टूटा, अब देखिए यहाँ से टूटा, या ये डीएनए का खंड यहाँ से टूटा, अब टूटने वाला देखो ए टी सी है, टूट के इन्वर्जित होकर, यानी कि यहाँ से ये वापस इस प्रकार से मुड़ जाता है, तो हमें पता है कि इसके जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम चेंज हो जाता है। और हमने जेनेटिक कोड के अंदर ये पढ़ा था कि यदि न्यूक्लियोटाइड का क्रम चेंज हो जाता है तो बनने वाला जो प्रोटीन है, प्रोटीन की प्रकृति भी चेंज हो जाती है, और प्रोटीन का बदलना ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इन्वर्जन के कारण भी उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अब है सबस्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन क्या है? आप क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल का मैच देखते हो। क्रिकेट और फुटबॉल के मैच में क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है, तो उसके स्थान पर एक नए प्लेयर को बुलाया जाता है। नए प्लेयर यानी जिसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट को ही हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी किसी एक न्यूक्लियोटाइड का बाहर निकल जाना और उसके स्थान पर कोई दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाना। तो जैसे ही कोई दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा तो वह न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? किसी एक अन्य प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा? जब वह अन्य प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित करेगा तो इसका अर्थ है कि जो बनने वाली प्रोटीन की चेन है उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। यदि प्रोटीन की चेन में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं इसे जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो सबस्टिट्यूशन है किस प्रकार का होता है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किस प्रकार का होता है? कैसे होता है? या टोटोमराइजेशन उत्परिवर्तन क्या है? ये सब हम कल की क्लास में